नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आपका अपना पवन सिहाग तक्षशिला 2020 क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज चल रही थी, जिसके अंदर अब तक हमने क्या है कुछ बेसिक लेक्चर लगा चुके हैं, जिसके अंदर हम जो पुर्तगाली थे इनका आगमन देख लिया हमने। इसके अलावा हमने जो ब्रिटिश थे या जो ब्रिटेन के निवासी थे उनका आगमन देख लिया, यानी हमने ईस्ट इंडिया कंपनी को देख लिया। उसके बाद बंगाल में इनका विस्तार हमने पढ़ा कि किस तरह से इन्होंने बंगाल में अपना विस्तार किया। इसके बाद हमने क्या किया, हम चले गए थे मराठा साम्राज्य में कि मराठा साम्राज्य में इनका विस्तार कैसे हुआ, जिसके अंदर हमने इसका भाग 2 देखा, जिसके अंदर हमने मराठा युद्ध के बारे में स्टडी किया था। आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो रहने वाला है सिख साम्राज्य में, यानी जो सिख साम्राज्य है ये किस तरह से उदय हुआ, किस तरह से 2 एंग्लो सिख युद्ध देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर हम सिख साम्राज्य के पतन को देखेंगे, महाराजा रणजीत सिंह के बारे में देखेंगे, और सबसे बड़ी बात है यहां पे हम कि जो महारानी जिंद कौर थी, आज जिंद कौर के बारे में देखेंगे। इतिहास के बहुत कम पन्नों में जिंद कौर का जिक्र देखने को मिलता है। तो अभी जो हमारी स्टेट पीएससी का एग्जाम होने वाला है, हमारा कंटेंट मुख्य रूप से स्टेट पीएससी को लेकर चल रहा है। तो स्टेट पीएससी में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, जिंद कौर से रिलेटेड भी पूछ सकता है। तो आज इन्हीं विशेष टॉपिक के ऊपर आज हम चर्चा करने का काम करें। ओके, तो चलिए साथियों, बिना किसी देर किए हुए आज हम शुरू करते हैं सिख साम्राज्य को, कि सिख साम्राज्य का उदय किस तरह से होता है और जो राज्य उदय हुआ उसका सूर्य किस तरह से अस्त हो गया, उन्हीं चीजों के बारे में हमें देखना है। खास रूप से जब हम ईस्ट इंडिया कंपनी के एवज में पढ़ते हैं तो 1845 से लेके 49 के बीच का ये जो समय होता है ये अंग्रेजों के अनुरूप बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि इस समय क्या होते हैं 2 सिख एंग्लो युद्ध देखने को मिलते हैं, जिनके अंदर पूर्ण रूप से सिखों की शक्ति ध्वस्त हो जाती है। ओके, तो इन्हीं चीजों के ऊपर आज हम जिक्र करेंगे। तो जिक्र करने से पहले सबसे पहले बात करते हैं इसके उदय को लेके। देखिए, यदि सिख संप्रदाय या मैं खालसा संप्रदाय की बात करूं तो इसका इतिहास अपने आप में पुराना है। चाहे हम सिखों के 10 गुरुओं की बात करें, चाहे हम खालसा पंथ की स्थापना की बात करें, ये एक अलग मैटर है। क्योंकि आज हम अंग्रेजों के विस्तार को पढ़ रहे हैं तो हम सिख धर्म के उदय को नहीं पढ़ेंगे। इसके ऊपर जब हम ओल्ड हिस्ट्री का कंटेंट लेंगे और उस वक्त जो धर्म उदय का हमारा स्टेप चलेगा उसके अंदर हम सिख धर्म के उदय को पढ़ेंगे। आज हम सिख साम्राज्य की बात करेंगे कि सिख साम्राज्य का उदय किस तरह से होता है। तो जब सिख साम्राज्य के उदय की बात आती है तो मुख्य नाम जो हम शुरू करते हैं वो करते हैं बंदा बहादुर से। बंदा बहादुर का मुख्य रूप से नाम देखने को मिलता है जब सिख साम्राज्य का जिक्र आता है। इनका जन्म जो है 1670 में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 1670 में हुआ था, और बंदा बहादुर से क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा रहती। ओके, एक चीज और होती है कि बंदा बहादुर के बचपन का नाम पूछ लेते हैं। तो बचपन का नाम देखा जाए तो लक्ष्मण इनके बचपन का नाम देखा जाता है, जबकि गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा इनके नाम को बाद में बदल दिया जाता है। देखिए होता क्या है, पहले इनका नाम लक्ष्मण होता है, पर गुरु गोविंद सिंह क्या काम करते हैं, इनका नाम लक्ष्मण से क्या कर देते हैं, बंदा बहादुर कर देते हैं। ओके, ये क्या है, एक सिख साम्राज्य के देखे जाए तो एक बहुत बड़ा योद्धा के रूप में इनका उदय हुआ। देखिए, जिस समय इनका जन्म होता है और जिस समय ये भारत में राज कर रही हैं, इस समय हमें पता है कि मुगल जो पावर है वो सत्ता में है, और मुख्य रूप से इस समय किसका राज चल रहा है, इस समय औरंगजेब का। किसका? औरंगजेब का राज चल रहा है। तो औरंगजेब का जो शासन देखने को मिलता है तो हमें पता है एक बहुत ही कट्टर धार्मिक कट्टरता वाला व्यक्ति है, जो दूसरे जितने भी धर्म है, चाहे वो हिंदू है चाहे वो सिख धर्म है, उनके प्रति इनका रवैया बड़ा ही सख्ती भरा रहता है।
हालांकि एक इंटरेस्टिंग बात इनके बारे में यह भी है कि औरंगजेब जरूर धार्मिक कट्टरता वाले व्यक्ति थे, पर फिर भी इनके जो सेनापति होते थे, कौन, इनके जो सेनापति होते थे, ज्यादातर हिंदू देखने को मिलते। ओके, तो इनका जन्म बंदा बहादुर के समय में होता है, औरंगजेब के समय में, जिस वक्त धार्मिक गतिविधियां बहुत ज्यादा चल रही होती हैं। और बंदा बहादुर जो है ये मुख्य रूप से जो विरोधी होते हैं वो होते हैं मुगल साम्राज्य के। क्यों? क्योंकि इनके 2 गुरुओं का कत्लेआम करवाने का काम मुगल वंश ने किया था। तो इसी वजह से क्या है, बंदा बहादुर इनसे काफी ज्यादा नाखुश थे। एक जगह का नाम देखने को मिलता है शहादरा। इस शहादरा नाम की जगह पे क्या होता है, बंदा बहादुर कई सारे मुगल सैनिकों को मरवा देता है। और मरवा देने के कारण क्या है, आगे जाकर मुगल वंश इनके काफी ज्यादा एंटी चलता है। और यही कारण है कि 1716 में 1716 में क्या होता है, नांगल नाम की जगह, कौन सी, नांगल नाम की जगह है, यहां पे मुगल बादशाह फर्रुख शेर द्वारा इनको मरवा दिया जाता है। ओके, तो ये कहानी आपको बंदा बहादुर के बारे में मुख्य रूप से याद रखनी है, ज्यादा डिटेल में इनके ऊपर नहीं जाना है। बेसिकली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टेट पीएससी में, हमारा कंटेंट उसी पे रहेगा, टॉपिक से नहीं भटकना है। याद क्या रखना है, उदय की बात करें तो मुख्य रूप से बंदा बहादुर की तरफ चलते हैं, जिनका जन्म 1670 में होता है। पूछ लेते हैं कई बार स्टेट पीएससी कि इस समय किस वंश का राज चल रहा था, तो मुगल वंश चल रहा था। और मुगल वंश में भी किसका राज था, औरंगजेब का राज था। ओके, इनके बचपन का नाम भी पूछ लेते हैं, तो इनके बचपन का नाम लक्ष्मण देखने को मिलता है। जबकि गुरु गोविंद सिंह जी क्या काम करते हैं, इनके नाम को बदलने का काम करते हैं और इनका नाम क्या रख देते हैं, बंदा बहादुर रख देते हैं। इसके अलावा मुख्य रूप से ये मुगल सैनिकों को शहादरा नाम की जगह के ऊपर इनका कत्लेआम कर देते हैं, इनको मार देते हैं, जिनको कि कत्लगढ़ी, आज किस नाम से जानते हैं इसको, कत्लगढ़ी नाम से जाना जाता है इस शहादरा की इस जगह को, जहां पे मुगल सैनिकों को मरवाया था। और अंत में क्या होता है, मुगल बादशाह फर्रुख शेर द्वारा 1716 में नांगल नाम की जगह पर इनको मरवा दिया जाता है। यहां तक सब कुछ समझ में आया। चलिए एक थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। 1748 में एक व्यक्ति है, कपूर सिंह है। कौन है, कपूर सिंह है। इस व्यक्ति के बारे में थोड़ा सा जरूर याद रखना है। इन्होंने दल खालसा, कौन सा, दल खालसा की स्थापना की थी। देखिए साथियों, खालसा पंथ की बात करें तो अलग नाम रहेगा, परंतु दल खालसा की बात करें, ये एक सैनिक दल के रूप में था। और इसकी स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है, 1748 में कपूर सिंह को इनका मुख्य रूप से संस्थापक माना जाता है। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं इसके आगे की कहानी। आगे की कहानी क्या होती है कि जब कपूर सिंह दल खालसा की स्थापना करते हैं, इस वक्त जो पंजाब का क्षेत्र है, कौन सा, पंजाब का क्षेत्र। अब देखिए पंजाब के क्षेत्र पे थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। पहली बात तो पंजाब के क्षेत्र से आपको यह याद रखनी है कि यह बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है। कौन सा है, उपजाऊ क्षेत्र। उपजाऊ क्षेत्र होने की वजह से हमेशा से अंग्रेजों की इस पे निगाहें रही थी, परंतु मुगल बादशाहों के होते हुए इसके ऊपर कभी अधिकार करने का उन्होंने नहीं सोचा। कब तक नहीं सोचेंगे, 1707 तक नहीं सोचेंगे। 1707 के बाद इनके दिमाग में यह बात जरूर आएगी कि पंजाब वाले क्षेत्र पे क्या किया जाए, राज किया जाए। क्यों, क्योंकि 1707 तक औरंगजेब एक ताकतवर राजा है और उससे सीधा लोहा लेने का काम अंग्रेज कभी नहीं करते। यहां तक क्लियर। दूसरी बात क्या है, ये उपजाऊ क्षेत्र है। उपजाऊ क्षेत्र होने की वजह से जो अंग्रेजों की मुख्य रूप से मांगे थी, डिमांड थी, किसकी, कच्चे माल की। क्यों, क्योंकि ब्रिटेन में इस वक्त औद्योगिक क्रांति चल रही थी और औद्योगिक क्रांति के तहत कच्चे माल की आवश्यकता होती थी। और वो कच्चा माल कौन दे सकते हैं, यही उपजाऊ क्षेत्र दे सकते हैं। दूसरा, यहां से जो राजस्व आता था, क्या, राजस्व,
यानी जो कर या टैक्स था भूमि का, वो इस क्षेत्र से काफी ज्यादा रहता था। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं कि जब दल खालसा की स्थापना होती है, यहां पे सिख साम्राज्य बढ़ने लगता है, तो ये सिख साम्राज्य 12 भाग में बंटा होता है। कितने भाग में बंटा होता है? 12 भाग में बंटा होता है, और हर भाग को क्या बोला जाता है? कि मिसल बोला जाता है। क्या बोलते हैं? मिसल। देखिए साथियों, ये क्वेश्चन अनेक कंपटीशन एग्जाम ने पूछे हैं, चाहे वो सी और डी ग्रुप के रहे हो, चाहे ए और बी ग्रुप के रहे, कि पंजाब का जो क्षेत्र अलग अलग 12 भागों में बंटा हुआ था, उन भागों को क्या कहा जाता था? तो उनको क्या बोला जाता था? मिसल बोला जाता था। पंजाब का सारा क्षेत्र इन्हीं 12 भागों के अंदर क्या था? विभाजित था। ओके, चलिए अब बात करते हैं इसमें। देखिए 12 मिसल्स के नाम के ऊपर हमें नहीं जाना है, एक मिसल्स मुख्य रूप से है जिसको हमें याद रखना बड़ा जरूरी है, जहां पे आगे आने वाले जो इनके अगले राजा रहेंगे, कौन? महाराजा रणजीत सिंह, उनका संबंध उसी मिसल से रहेगा, इसलिए उनको जानना बड़ा जरूरी है। देखिए यदि यहां पे बात की जाए महाराजा रणजीत सिंह के बारे में, तो महाराजा रणजीत सिंह अपने आप में एक शक्ति के रूप में उभरे थे, और खास रूप से देखा जाए तो इनकी जो छोटी बेगम जिंद कौर है, जिंद कौर के बारे में काफी ज्यादा देखने को मिलता है। ओके, तो चलिए बात करते हैं आगे। एक शुक्र चकिया, शुक्र चकिया नाम का एक मिसल है। ये क्या है? मिसल। मिसल का नाम याद रखना है, क्या है? शुक्र चकिया। ये जो शुक्र चकिया मिसल्स हैं, इसी के अंदर देखिए अभी हम बात कर रहे थे कि 12 मिसल्स होते हैं। अब हर मिसल्स का क्या होता है? एक प्रधान होता है या एक क्या होता है? मुखिया। इनमें क्या होता था? मुखिया होता था, और मुखियाओं के द्वारा ही यहां पे राजपाट का कार्य संभाला जाता था। तो ये जो शुक्र चकिया मिसल्स है, इसके मुखिया का नाम क्या नाम है? इसके मुखिया का महा देखने को मिलता है, और इन्हीं के घर पे जन्म होता है महाराणा या महाराजा रणजीत सिंह का। किसका? रणजीत सिंह का जन्म होता है। यह बात याद रखनी है। यह क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह का जन्म किस मिसल्स में हुआ था, तो इस मिसल्स का नाम जरूर आपको याद रखना है। ठीक है ना? किस में हुआ था? शुक्र चकिया मिसल के अंदर इनका जन्म हुआ था। अब देखिए इन्होंने क्या है? कई सारे बड़े काम किए। बड़े काम देखा जाए तो इन्होंने राजपाट संभालने के बाद 1798 में, कब? 1798 में जमान शाह, कौन है? जमान शाह। जमान शाह का नाम देखने को मिलते हैं, जो कि दुर्सनी के शासक हैं। कहां के शासक हैं? दुर्सनी के शासक। दुर्सनी के शासक जिनका नाम क्या है? जमान शाह है। जमान शाह की इन्होंने क्या की थी? सहायता की थी। और सहायता करने के कारण जब जमान शाह युद्ध जीत जाते हैं 1748 का, तो इस एवज में महाराजा रणजीत सिंह को लाहौर दिया जाता है। क्या दिया जाता है? लाहौर दिया जाता है। और यही लाहौर आगे जाकर इनकी क्या बनती है? राजधानी बनती है। एक क्वेश्चन इनसे थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लेते हैं कि इनकी धार्मिक राजधानी कौन सी? धार्मिक राजधानी। धार्मिक राजधानी की बात की जाए तब नाम लाहौर का नहीं आएगा, तब नाम आएगा अमृतसर का। किसका आएगा? अमृतसर का नाम आएगा। और अमृतसर इनकी क्या थी? धार्मिक राजधानी थी, जबकि लाहौर इनकी क्या देखने को मिलती है? इनकी प्रशासनिक राजधानी देखने को मिलती है। यह मुख्य रूप से इनके बारे में याद रखना है। उसके बाद क्या होता है? 25 अप्रैल 1809। कब? 25 अप्रैल 1809। 1809 में क्या काम करते हैं? ये अमृतसर की संधि करते हैं। कौन सी करते हैं? अमृतसर की संधि। ये अमृतसर की संधि थी क्या? देखिए लगभग अंग्रेज जो जितनी भी संधियां करते हैं, ये संधियां करते हैं अपने राज्य विस्तार को लेकर।
किसी दूसरे राज्य के साथ जब इनका युद्ध होता है उस युद्ध की समाप्ति पे संधि करते हैं। पर यहां पे जो अमृतसर की संधि हो रही है 25 अप्रैल 1809 को, ये हो रही है सीमा निर्धारण को लेकर। सतलज नदी जो है, सतलज नदी को लेकर ये अमृतसर की संधि होती है। इसमें क्या कहा जाता है कि सतलज नदी से इधर का जो क्षेत्र रहेगा वो रहेगा रणजीत सिंह का, और सतलज नदी के उस पार का जो क्षेत्र है वो किसका रहेगा, अंग्रेजों का रहेगा। यानी कि राज्य की सीमा निर्धारण करने के लिए 25 अप्रैल 1809 को कौन सी संधि करते हैं अंग्रेज, अमृतसर की संधि करते हैं, जिसके तहत सिख साम्राज्य और जो अंग्रेजी साम्राज्य है इसकी सीमा को निर्धारित किया जाता है। अब देखिए, इसके अलावा इनके मुख्य कार्यों को देखा जाए तो इन्होंने क्या काम किया था, जो 12 मिसल थे। देखिए, अभी हम बात कर रहे थे थोड़े समय पहले कि पंजाब 12 मिसल में बंटा हुआ था। इन 12 मिसल को मिलाकर एक राज्य का निर्माण करते हैं। यानी कि 12 के 12 मिसल्स को इकट्ठा कर देते हैं और उन 12 मिसल्स का एक इकट्ठा राजा कौन बनता है, रणजीत सिंह बनता है। तो क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि इन 12 मिसल्स को एक करने का श्रेय किस राजा को जाता है, तो महाराजा रणजीत सिंह को जाता है। ठीक है ना, जिन्होंने क्या किया, 12 मिसल को एक किया और एक करने के बाद क्या हुआ, इन्होंने एक राज्य का निर्माण कर दिया। अब बात आती है 1814 की। ये डेट बड़ी महत्वपूर्ण है। इस समय अफगान का जो शासक है वो है शाह शुजा। कौन है, शाह शुजा। कहां का शासक है, अफगान का। ये अफगान का जो शासक शाह शुजा है, इनके साथ इनके संबंध अच्छे होते हैं और ये क्या काम करते हैं, एक युद्ध की समाप्ति के बाद जो कोहिनूर होता है, कौन, कोहिनूर हीरा जो है, वो हीरा किसको दे देते हैं, महाराजा रणजीत सिंह को। तो ये क्वेश्चन भी यहां से बनता है कि जो कोहिनूर हीरा किसी समय मलिक काफूर खिलजी वंश में लेके आया, उसके बाद वो मुगलों तक आया, मुगलों से वो नादिर शाह के साथ अफगान चला गया और अफगान से वापिस कौन है, शाह शुजा किसको देते हैं, महाराजा रणजीत सिंह को देते हैं। और इन्हीं के साथ कोहिनूर हीरा क्या है, वापिस भारतीय सरजमी पे आ जाता है। और अंत में क्या होता है, 1839 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इनके बारे में ये प्रमुख बातें याद रखनी है। एक बार फिर से हाईलाइट बता देता हूं, जो शुक्रचकिया मिशंस है, इसके जो मुखिया है उनका नाम महा है। इनके घर महाराजा रणजीत सिंह का जन्म होता है। ठीक है ना, महाराजा रणजीत सिंह क्या काम करते हैं, जो 12 मिसल होते हैं, इन मिसल्स को एक करके एक सिख साम्राज्य की नींव रखते हैं। इसके अलावा क्या होता है, 1798 में जमान शाह की सहायता करते हैं, जिसके स्वरूप इनको लाहौर मिल जाता है। लाहौर को ये क्या बनाते हैं, अपनी राजधानी बनाते हैं, जबकि अमृतसर इनकी क्या बन जाती है, धार्मिक राजधानी बन जाती है। ओके, अच्छा, इसके अलावा क्या होता है, 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना है। संधि होती है किस नदी से, सतलज नदी की संधि होती है, जिसके तहत अंग्रेजी राज्य और सिख राज्य की सीमा का निर्धारण किया जाता है, बता दिया जाता है कि कहां कहां तक रहेगा। ओके, इसके अलावा 1814 में शाह शुजा, इनको अफगान जो राजा है वो कोहिनूर हीरा इनको दे देता है और कोहिनूर हीरा वापस कहां आ जाता है, भारतीय सरजमी पे आ जाता है। ओके, चलिए, इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए, उसके बाद बात करते हैं 1811 से लेके कुछ एक दो बातें इनके बारे में और रही। 1811 से लेके 23 का जो समय है, इस समय ये क्या है, ये जो कांगड़ा का क्षेत्र है, कांगड़ा जहां पे आज पोर्ट है, कश्मीर, पेशावर, अटक, इन क्षेत्रों के ऊपर क्या कर लेते हैं, अपना अधिकार कर लेते हैं। तो कई बार पूछ लेता है कि कांगड़ा, कश्मीर, पेशावर, अटक, यहां पे किसका राज हुआ, कब इन पे अधिकार हुआ, तो 1811 से लेके 1800
23 के बीच में क्या है, महाराजा रणजीत सिंह ने इन पे क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। ओके, चलिए अब बात करते हैं महाराजा रणजीत सिंह के बाद जो दलीप सिंह अगले राजा बनते हैं उनकी क्या कहानी। ठीक है ना, आज हम मुख्य रूप से इन्हीं चीजों को जानेंगे। अगला जो हमारा इसके ऊपर लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम जो दो एंग्लो सिख युद्ध होंगे उन युद्ध के बारे में जानेंगे और देखेंगे उन युद्धों का क्या परिणाम रहा और किस तरह से अंग्रेजों ने एक बहुत ही विकसित और विस्तृत राज्य को खंडित करके अपने राज्य में मिला लिया। और जब ये युद्ध पढ़ेंगे तो इनकी डेट और इनकी संधियां दो मुख्य रूप से आपको याद रखनी पड़ेगी। ओके, चलिए 1839 में क्या हुआ, रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। ओके, अब मृत्यु के बाद क्या होंगे, अगला राजा जो बनेगा वो कौन बनेगा, दलीप सिंह। दलीप सिंह क्या है, अगले राजा बनेंगे। अब इनका मुख्य रूप से शासनकाल देखा जाए तो इनके शासनकाल के अंदर खास रूप से 1843 से लेके 49 के बीच में, इस समय की अगर हम बात करें तो इस समय एक शख्सियत का नाम इनके साथ जुड़ता है जिनका नाम है जिंद कौर। क्या नाम है, जिंद कौर। देखिए इनका नाम जरूर याद रखना है जिंद कौर का, क्योंकि जिंद कौर क्या है, इस समय सिख साम्राज्य की क्या कहलाएंगी, संरक्षिका कहलाएंगी। जैसे आपको याद होगा दूसरे पानीपत के युद्ध के टाइम मिडोरियन हिस्ट्री की बात करें तो अकबर का जो संरक्षक रहा था वो कौन रहा था, बैरम खान रहा था। इसी प्रकार जिंद कौर क्या है, इस समय दलीप सिंह की क्या रहेगी, संरक्षिका रहेगी। और ये क्या है, जिंद कौर दलीप सिंह की रणजीत सिंह की सबसे छोटी पत्नी। देखिए पुराने समय में यह प्रचलन हुआ करता था बहुविवाह प्रथा, जो राजा महाराजा थे इनके एक से ज्यादा विवाह देखने को मिलते थे। तो उनकी छोटी पत्नी का नाम क्या देखने को मिलता है, जिंद कौर देखने को मिलता है। और इतिहासकार बताते हैं ये बहुत ही खूबसूरत महारानी थे। ठीक है ना, और खूबसूरती की जब बात आएगी तो एक शायर तो मन में आ ही जाता है, जब भी हमने पलकों को झुकाया है मन में एक ही ख्याल आया है, जिस भी खुदा ने तुझे बनाया है तुझे नीचे भेज वो भी कैसे ऊपर रह पाया है। तो जिंद कौर क्या है, एक बहुत ही खूबसूरत बेगम थी। और जितनी खूबसूरती इनकी बेगम थी उतनी ही अच्छी ये क्या थी, योद्धा भी थी। ठीक है ना, इतनी बढ़िया योद्धा थी कि अंग्रेज यहां तक कहते थे कि इनके विद्रोह को दबा पाना बहुत ही मुश्किल है। ओके, इसलिए इनका नाम मेसालीना देखने को मिलता है। क्या नाम देखने को मिलता है, मेसालीना। यह नाम किसने दिया था इनको, जिंद कौर को अंग्रेजों ने दिया था। और मेसालीना का मतलब होता है जिसके विद्रोह को दबा पाना बहुत ही कठिन हो। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको जिंद कौर जी के बारे में याद रखनी है। और इनकी संरक्षिका रहने के समय की बात करें तो ये संरक्षिका मुख्य रूप से 1843 से लेके 46 के बीच में ये संरक्षिका के रूप में कार्य करती है। ओके, चलिए, तो दलीप सिंह क्या है, अगले राजा या अगले वारिस बनते हैं रणजीत सिंह के। ये बहुत ही अल्प आयु के हैं और अल्प आयु होने के कारण ही जिंद कौर इनकी संरक्षिका बनती है। और ये एक दूरगामी सोच के व्यक्ति नहीं थे। देखिए इनके जो सोचने और समझने की जो क्षमता थी वो रणजीत सिंह से मैच नहीं करती थी। जिस साम्राज्य को मजबूती देने के लिए रणजीत सिंह ने 12 मिसल्स को एक किया, अपनी सेना को विस्तार किया, उनको अच्छे ढंग से प्रशिक्षित किया, उसी सेना की जब कमान हाथ में आती है दलीप सिंह की, तो दलीप सिंह अनेक बुनियादी गलतियां करते हैं। और इन्हीं बुनियादी गलतियों की वजह से क्या है, दो जो एंग्लो सिख युद्ध होते हैं, कब 1800
45 से लेके 46 का युद्ध, जिसको कि प्रथम युद्ध माना जाता है, और 1848 से लेके 49 का युद्ध, ये प्रथम एंग्लो सिख युद्ध है और ये सेकंड एंग्लो सिख युद्ध है। इन्हीं सिख युद्धों में महाराजा दलीप सिंह नेतृत्व करते हैं और दोनों युद्ध हार जाते हैं, और हारने के कारण क्या होता है, सिख साम्राज्य अपने आप को पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है। ओके, अब क्या होता है, एक युद्ध लड़ा जाता है, चिलियावाला युद्ध। कौन सा युद्ध, आपको नाम याद रखना है, चिलियावाला युद्ध। यह युद्ध जब दलीप सिंह का नाम आता है, उनके नाम को लेके बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये युद्ध कब होता है, 1849 को। कब होता है, 1849 को होता है लॉर्ड डलहौजी के साथ। किसके साथ, लॉर्ड डलहौजी के साथ। और इसमें लॉर्ड डलहौजी जीत जाते हैं और दलीप सिंह इस युद्ध में हार जाते हैं, और हारने के बाद क्या है, सिख साम्राज्य का पतन हो जाता है। ओके, और उसके बाद क्या जाता है कि डलहौजी, जो दलीप सिंह जी हैं, इनको क्या है, 50,000 की, कितनी, 50,000 की वार्षिक पेंशन देके इनको क्या कर देते हैं, भारत से लंदन भेज देते हैं, और लंदन के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है, और इंग्लैंड में इनका क्या है, अंतिम संस्कार किया जाता है। देखिए, ये पूछ सकता है कि इनको भेजा कहां गया था, तो लंदन भेजा गया था, और इनके अंतिम संस्कार की बात करें तो इनका अंतिम संस्कार कहां किया जाता है, इंग्लैंड में इनका अंतिम संस्कार होता है। ओके, उसके बाद क्या काम करते हैं, डलहौजी ने दलीप सिंह जी को तो भेज दिया 50,000 की वार्षिक पेंशन पे लंदन। अब क्या होगा, जो पंजाब वाला क्षेत्र है, कौन सा, पंजाब वाला क्षेत्र, इसके ऊपर क्या करेंगे, डलहौजी। देखिए, डलहौजी बहुत ही महत्वाकांक्षी तरह का गवर्नर जनरल देखने को मिलता है। ये गवर्नर जनरल थे, और उसके बाद 1857 के बाद जो आएंगे वो भारत में वायसराय आएंगे। उससे पहले सारे क्या देखने को मिलेंगे, गवर्नर जनरल देखने को हमें मिलेंगे। ये क्या काम करते हैं, तीन लोगों का एक टीम बनाते हैं, या 3 लोगों को इकट्ठा करते हैं, और इन 3 लोगों को क्या काम करते हैं, पंजाब संभालने की जिम्मेवारी दे दी जाती है। और जो हेनरी लॉरेंस, ये इन तीनों के क्या रहेंगे, इनमें से अध्यक्ष रहेंगे। यानी कि जितने भी अब पंजाब के निर्णय होंगे वो हेनरी लॉरेंस के अधीन होंगे, जो अब क्या करेंगे, पंजाब का नेतृत्व करने का काम करेंगे। तो इस तरह से क्या होता है, हमने बंदा बहादुर से कहानी शुरू की, इनके बारे में आपको याद रखना है। बंदा बहादुर के बाद में आपको रणजीत सिंह के बारे में याद रखना है। रणजीत सिंह के बाद आपको दलीप सिंह को याद रखना है। दलीप सिंह के साथ साथ आपको किसको याद रखना है, जिंद कौर को याद रखना है, जो कि बहुत ही अच्छी योद्धा थी, और अंग्रेज भी इनकी वीरता के बारे में ये बोलते थे कि इनके दमन को दबा पाना नामुमकिन है। ओके, तो इस तरह से आज हमने क्या है, उन राजाओं के बारे में पढ़ा जिन्होंने क्या है, सिख साम्राज्य की नींव डालने का काम किया, इनको ताकत देने का काम किया। और यहां से जो क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चंस जैसा मैं आपको साथ साथ बताता रहा हूं, रणजीत सिंह के बारे में और दलीप सिंह के बारे में यहां से क्वेश्चन बहुत उठते हैं। और इसके अलावा जो क्वेश्चन उठते हैं वो उठते हैं 2 एंग्लो सिख युद्ध के साथ, कि ये युद्ध कब हुए। यहां डलहौजी को भी देखने को मिलेंगे, जो यहां पे किस तरह की नीतियां लेके आते हैं, और कौन कौन सी संधि के तहत क्या है, पंजाब राज्य का विलय कर लिया जाता है अंग्रेजी साम्राज्य के साथ। ओके, तो आशा और उम्मीद यही करूंगा साथियों आपसे कि जितना आज हमने कंटेंट पढ़ा ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप अपने जितने भी साथी हैं जो स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और इसके अलावा जो आगे एचएसएससी एग्जाम लेने वाले, उन एचएससी एग्जाम के नजरिए से देखा जाए तो यहाँ पे जो तारीखें जितनी भी रही है वो तारीखें इंपॉर्टेंट है।
और इसके अलावा कोहिनूर हीरा जब भारत आता है शाह शुजा के समय में, वो भी याद रखने वाली चीज है। जिंद कोर को इतना ज्यादा जो HSC है वो नहीं पूछती, पर HPSC यहां से क्वेश्चन पूछ लेती है। तो चलिए साथियों, आप तब तक लाइक कमेंट शेयर उम्मीद करता हूं आपने कर दिया होगा। तो बहुत जल्द आपसे अगले लेक्चर में मिलते हैं, जिसके अंदर हम जो 2 एंग्लो सिख युद्ध हुए उन युद्ध के बारे में देखेंगे और उन युद्ध के परिणाम को भी देखेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।